नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उद्योग के बारे में। दरअसल एक समय था जब मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए या तो इंदौर चुना जाता था या खजुराहो, या इसके बाद मध्य प्रदेश के बाहर के वो शहर मुंबई की बात करें, वहाँ सरकार औद्योगिक निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करती थी। लेकिन अब ये गुजरे ज़माने की बात हो गई है। डॉक्टर मोहन यादव के सत्ता संभालने के बाद अब मेट्रो सिटी से अलग हटकर उद्योग की जो दिशा है वो गांव की तरफ हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में उद्योग गांव की ओर। उसकी वजह यह है कि जब से डॉक्टर मोहन यादव ने सत्ता संभाली है, तब से अगर हम बात करें तो जिलों से अलग हटकर कस्बों में भी औद्योगिक निवेश की चर्चाएं शुरू हो गई है। उसमें हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड कभी कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा था क्योंकि वहाँ पानी का संकट था, लेकिन अब वहाँ उद्योग की बाहर तो अभी नहीं आई हुई है, लेकिन अगले 5 सालों में कह सकते हैं कि वहाँ उद्योग निवेश के कुछ ऐसे परिणाम आएंगे जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और वहाँ की जो जीवन शैली उसमें भी तब्दीली आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे महाकौशल की, जबलपुर, सागर के बाद जौनपुर की बात करेंगे, रीवा की बात करेंगे। विंध्य में भी औद्योगिक निवेश की बात हुई है। फिर भोपाल के पास मंडीदीप का इलाका जरूर है, लेकिन मंडीदीप से आगे इटारसी नर्मदापुरम का एक कस्बा है। हालांकि वो जंक्शन है, रेलवे का पुराना जंक्शन है, वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, लेकिन उद्योग के लिहाज से वो पिछड़ा हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि इंदौर के बाद धार की बात करें, महेश्वर की बात करें, खरगोन की बात करें, नीमच की बात करें, यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है उसी के हिसाब से औद्योगिक इकाइयाँ आ रही है। तो विस्तार से बात करेंगे इस मुद्दे पर कि अब गांव भी रोशन होंगे। कह सकते हैं कि ये सदी मध्य प्रदेश की उद्योग के मामले में। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की क्या राय है। हमारे अपने सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे निवेश आए और खास करके आज के इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावना है, उन संभावनाओं को लेकर के नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने जो रुचि दिखाई है, मुझे इस बात का संतोष है। इसमें सभी प्रकार के चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, माइनिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। मुझे इस बात का संतोष है। इन्हीं सब के कारण से लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए। तो एक तरफ काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं 100 करोड़ रुपए रोज, अभी 5,000 करोड़ रुपए इस महीने ले रहे हैं। कर्जा ले रहे हैं करप्शन करने के लिए, अपने अपने घर सजाने के लिए, हेलीकॉप्टर लेने के लिए, हवाई जहाज का किराया देने के लिए कर्जा ले रहे हैं। विदेशों में इंग्लैंड टूरिज्म पे पूरे अधिकारी और परिवार को ले जाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, इवेंट करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, विज्ञापन देने के लिए। तो कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये टूरिज्म का एक तरह से फैमिली टूर है जो विदेशों में गया है, लेकिन जहाँ तक ज़मीनी हकीकत की बात है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी, स्काइप पर हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री रंजन श्रीवास्तव जी, और टेलीफोन लाइन पर है सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। आपको बता दें कि फरवरी 2025 में डॉक्टर मोहन यादव एक तरह की इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं जो काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में आखिरी एक तरह से डिविजनल समिट हुई थी इंडस्ट्री के लिए। इसके बाद या इसके पहले की बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही हैं, निवेश के प्रस्ताव मिले हैं और उनका आंकड़ा 2.5 लाख करोड़ के आसपास चला गया है। अगर इसमें से आधे की बात करें 50% भी अगर निवेश होता है तो लगभग 1.25 लाख करोड़ का निवेश आएगा। ये हम उम्मीद से बहुत कम आंक रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां अब उद्योग निवेश के लिए बहुत आसान रहा है, क्योंकि हर राज्य की बात करें, महाराष्ट्र की, गुजरात की बात करें तो ये सैचुरेशन पर आ गए निवेश के मामले में। रंजन जी, शुरुआत आपसे करना चाहते कि ये जो विदेशी निवेश के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी टीम को लेकर लंदन गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि कभी अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, लेकिन
जो अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे उनसे पैसा लेकर, उनसे पाउंड्स लेकर, उनके डॉलर लेकर अमेरिका के, वो मध्य प्रदेश के कस्बों में लगाएंगे। और सबसे खास बात ये कि जो कस्बे के लोग थे, जो गांव के लोग थे, रोजगार के लिए पलायन करके आते थे शहरों में उद्योग में काम करने के लिए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, अब उनको अपने गांव के पास छोटे मोटे बड़े उद्योग मिल जाएंगे ताकि वो अपने गांव से रोजगार के लिए जाएं और फिर रात को वापस घर लौटाएं। तो ये भी एक अच्छा शगुन है। लेकिन इसमें एक और माइनस पॉइंट वो ये कि जो गांव देहात में इंडस्ट्री लगेगी वहां पर प्रदूषण के मामले में, प्रदूषण को रोकने के मामले में जो उपाय होते हैं उसकी जरूर अनदेखी हो सकती है, क्योंकि वो राज्य के राजधानी से दूर होंगे, इंदौर जो राज्य की आर्थिक राजधानी उससे दूर होंगे, संभागीय मुख्यालय से दूर होने की वजह से उन पर प्रशासनिक नज़र कम होगी। इसलिए शायद पर्यावरण के मुद्दे पर सरकार को सतर्क रहने की ज़रूरत है और एक ऐसी एजेंसी बनाने की ज़रूरत है जो उन पर नज़र रखे और उनको रोके गड़बड़ियां करने से। आपकी राय रंजन जी? और राघवन जी, जो पहला पार्ट है आपका जी, वो मुझे लगता है कि ठीक है। और जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है कि आप डिफरेंट रीजन्स में जाएं, वहाँ की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, और जब तक सरकार वहाँ जाएगी नहीं, आप वो काम भोपाल से कर सकते हैं कि बुंदेलखंड की रिक्वायरमेंट क्या है, महाकौशल की रिक्वायरमेंट क्या है, सब चीज़ पता होती हैं जी, लेकिन जब सशरीर वहाँ आप जाते हैं, मीट करते हैं, वहाँ के लोग आपसे मिलते हैं, लोकल इंडस्ट्रिस्ट, लोकल एंटरप्रेन्योर्स वहाँ मिलते हैं आपसे, जनता से बात होती है, तो बहुत चीज़ें, नई चीज़ें सामने आती हैं। तो आपने जैसे कहा रीजनल मीट्स हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत सराहनीय प्रयास है कि आप रीजन्स में जाके वहाँ की ज़रूरतों को समझ रहे हैं और वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डालने की कोशिश कर रहे जी, हैं। जैसे मैं अगर बिंद की बात करें तो वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज अच्छी खासी हैं। अगर आप नॉर्थ में सीमेंट इंडस्ट्री लाएंगे तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ पे नहीं है। तो एरिया स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, और आपने भी बात में एक और चीज़ कही थी, एग्रीकल्चर की बात कही थी, कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, फूड प्रोसेसिंग में बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं और रॉ मटेरियल है, और वहाँ पे लेके आना चाहती है सरकार डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। अब बाहर भी जा रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं, लेकिन उसमें मेरा कुछ चीज़ें कहना है कि अगर मैं इंडस्ट्रिस्ट हूँ जी, अगर आप हैं कहीं पे जाना चाहते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट है, हमें अच्छी ज़मीन चाहिए, बिजली हो, पानी हो, चीप लेबर हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, रेलवे से, बाय रोड, बाय फ्लाइट। आपकी पॉलिसीज क्या, गवर्नमेंट के लेवल पे, भोपाल के लेवल पे क्या पॉलिसीज आपकी हैं, सिंगल विंडो सिस्टम है या नहीं है, कितना इफेक्टिव है। कुल मिला के अगर कोई इंडस्ट्रिस्ट यहाँ पे आना चाहता है जी, तो कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिले, अच्छा रॉ मटेरियल मिले, बिजली पानी मिले, अच्छे रेट पे मिले, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश बहुत आगे रहेगा। और एक और चीज़ मध्य प्रदेश के फेवर करता है, जी, दो चीज़ें ज़्यादा फेवर करती हैं। एक तो देश के मध्य में है, बहुत सालों से इसको हम लॉजिस्टिक हब बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग 20 सालों से, जी, अभी भी नहीं बन पाया। और दूसरी बार लॉ एंड ऑर्डर, हमको लगता है मध्य प्रदेश, अगर कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, गाहे बगाहे कभी हो जाती हैं, अगर कुछ राज्यों से कंपेयर करेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा बहुत अच्छा स्टेट है। तो बहुत सारे पॉइंट पे अगर हम सब पॉइंट बनाते जाएं, जो टिक वाले मार्क हैं, जो टिक करते हैं, खाने टिक करते हैं, उसे बहुत सारे टिक ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश को फेवर करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम बाहर जा तो रहे हैं, लेकिन पहले घर को हम ठीक करें। जी, जहाँ जहाँ रोड्स की दिक्कतें हैं, रोड दिक्कत करें। और मेरा ख्याल है राघवन जी, मैं 1 मिनट टाइमर लूंगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप आपको दूर पूरा मत समय। जाइए। यहाँ गोविंदपुरा है, मंडीदीप है, पीथमपुर है इंदौर में, तो जो मालनपुर है ग्वालियर चंबल में, तो जहाँ पे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर उनको हम ठीक कर देंगे तो जो बाहर से आने वाले इंडस्ट्रीज वो अपने आप आएंगे। लेकिन बिल्कुल, हमारा कोशिश ये है कि लोकल इंडस्ट्री को ठीक करें, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे तो चाहे लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, अपने आप लोग आएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी जरूरत है
कि सिंगल विंडो सिस्टम को इफेक्ट करें, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें और एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि लोगों को एक हैजिस फ्री एटमॉस्फेयर मिले। आपने ठीक कहा, लेकिन जो आपने बात की कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मुझे लगता है कि अभी की जो आबादी है, अभी की जो चुनौतियां हैं, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश की जो पुलिसिंग है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो एक तरह से संतोषजनक है। मैं उसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री आएगी, जैसे ही उद्योग के रास्ते खुलेंगे और फिर श्रमिक यहाँ आएंगे, और कई बार योगी राज जी, श्रमिक क्षेत्र में एक अलग किस्म के अपराध होते हैं, और फिर जब बाहरी राज्यों के भी श्रमिक यहाँ आएंगे, उनके एक्सपर्ट आएंगे, तो फिर मध्य प्रदेश की जो पुलिस अभी यहाँ के सीधे साधे लोगों पर पुलिसिंग करती है, उसको फिर कई बार जो मध्य प्रदेश के बाहर के अपराधी हैं, बड़े शातिर हैं, उनसे निपटने के लिए भी पुलिसिंग को थोड़ा सा और एडवांस मोड पर लेके जाना पड़ेगा। अभी तक जो हमारी चुनौतियाँ उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन आवश्यकता इससे बहुत बेहतर पुलिसिंग करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत सारे हैं जो एक तरह से टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए नए किस्म के फ्रॉड होते हैं, फिर वसूली होती है, फिर डॉनगिरी भी होती है। तो उन सब पर पुलिस को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्री तो आ जाएंगी, उसके साथ श्रमिक भी आ जाएंगे, पैसा भी आएगा, लेकिन अपराध भी आएंगे, उसको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन अभी मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि मध्य प्रदेश में सुर्खी, जो बुंदेलखंड का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ डाटा सेंटर बनाने की बात हो रही है। वो डाटा सेंटर बड़ा महत्वपूर्ण है, उससे हम देश भर का जो एक तरह से डाटा है जो इंटरनेट पर होता है, वो सुरक्षित रहेगा। ये देश में सुर्खी को चुना जाना एक बड़ी, मुझे लगता है कि उपलब्धि है मध्य प्रदेश के खाते में। बाकी तो रंजन जी ने कहा है कि जो क्षेत्रवार की हम बात करें तो निमाड़ में कपास पैदा होता है तो वहाँ उद्योग लगेंगे, कपास के इंडस्ट्री आएगी, रेयान की, नीमच की हम बात करें। इसके अलावा मध्य प्रदेश में धान भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही है, तो यहाँ पर जो राइस मिल लग रही है उस पर भी है, फूड प्रोसेसिंग की बात भी है। आपकी राय, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस मामले में जिस ढंग से सोच रही है, अगर उसमें कामयाबी मिलती है तो मुझे लगता है कि अगले 5-7 सालों में मध्य प्रदेश की स्थिति अब से बहुत बेहतर दिखेगी। आपकी राय? देखिए राघवन जी, एक सबसे अच्छा तो ये बात है कि मोहन यादव ने जब सत्ता संभाली तो ये कहा जा रहा था कि ये कैसे शिवराज जी ने जो एक लाइन खींची थी जी, उस तक ये कैसे पहुंच पाएंगे। मतलब कयास लगाए जा रहे थे, पता नहीं ये कुछ कर पाए ना कर पाए। लेकिन जिस दिशा में वो काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश अभी तक कृषि जगत में क्रांति के लिए जाना जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेप मोहन यादव जी ने उठाया है वो आने वाले दिनों में औद्योगिक क्रांति की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। क्योंकि आप देखिए, इंडस्ट्रियल मीट पहले भी होती थी, लेकिन सरकार जिस दिशा में जा रही है उसका जो सोचना है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएंगे, तो ये एक बड़ा कदम है। और उसको और जितना लोगों के पास तक जा सके वहाँ तक जाके हम इन्वेस्टर सबमिट करेंगे और क्षेत्र की जो संभावना है उसके मुताबिक इंडस्ट्री लाने के प्लान सरकार के जहन में है। तो ये मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब ये देखना पड़ेगा, जैसे आपने सुर्खी का उदाहरण दिया, उज्जैन में इन्वेस्टर मीट हुई, उज्जैन की तो पूरा कायाकल्प ही हो रहा है, वहाँ तो मेडिकल के क्षेत्र में एक क्रांति हो रही, मेडी सिटी बनाई जा रही है वहाँ जी। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में, जबलपुर में इंडस्ट्रियल मीट हुई, जबलपुर की मीट बड़ी सक्सेस मानी गई। ग्वालियर में ही तो ग्वालियर की भी एक, मतलब अभी तक जो भी मीट हुई हैं उसमें दिल खोल के निवेश प्रस्ताव आए। अब सरकार को और सरकार के अफसरों को ये देखना पड़ेगा कि जो प्रस्ताव आ रहे हैं वे कितने धरातल पर उतरते हैं। ये एक अलग चैलेंज है, लेकिन इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि गांव तक यदि सरकार जा रही है इंडस्ट्री को लेकर, तो ये एक बड़ी बात है। और जिले के कौन से उद्योग में लोगों को रोजगार मिल सकता है, स्थानीय लोगों को, ये जो बार बार बात आती है कि साहब हमारे यहाँ के युवा जो पलायन कर रहे हैं, छोटे छोटे शहरों से लोग बड़े शहर में जा रहे हैं, बड़े शहर से स्टेट छोड़ के और कहीं जा रहे हैं, तो ये यदि समस्या समाधान करने की दिशा में सरकार यदि एक्टिव हुई है तो एक अच्छी बात है कि यदि जिले के किसी बेरोजगार युवा को जिले में ही कोई ऐसा इंडस्ट्री मिल जाए और उसको वहीं रोजगार मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। बिल्कुल जी, बात पूरी करें। पर ये 2-3 बात जो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सरकार के जहन में केवल एक ही तबका होता है, वो होता है इंडस्ट्रियलिस्ट, जबकि उद्योग का ये एक पक्ष है। उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि उसमें काम करने वाले श्रमिक, उसका तीसरा पक्ष ये भी है कि उसके आसपास रहने वाले लोग
ये सब मिलके एक इंडस्ट्री बनती है। तो सरकार को इन सबके हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि हमने उद्योगपतियों के लिए पलक पावड़े तो बिछा दिए और बाकी फिर जिसका कि जिक्र अभी आप कुछ देर पहले कर रहे थे कि जब इंडस्ट्री आती है तो फिर तमाम तरह के उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी कि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि कई इंडस्ट्री ऐसी हैं जो इस दिशा में काम नहीं करती। तो सरकार को, ये मैंने केवल उदाहरण दिया, और भी कहीं उसके हानिकारक इफेक्ट रहते हैं, उन पर भी सरकार को बहुत संजीदगी से काम करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में सरकार इन सब तथ्यों पर विचार करके आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में हम आने वाले 5-10 सालों में औद्योगिक क्रांति ज़रूर देखेंगे और मध्य प्रदेश देश के अग्र राज्यों में शामिल होगा उद्योग के मामले में। बिल्कुल, कई बार हम कहते हैं कि 21वीं सदी पूरी दुनिया में भारत की है। हम उसको अगर और नीचे के स्तर पर आएँ तो भारत में 21वीं सदी मध्य प्रदेश की है, क्योंकि गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो वहाँ औद्योगिक विकास का या शैक्षणिक विकास का एक जो चरम था वो आ चुका है, क्लाइमेक्स वहाँ आ चुका है। अब मध्य प्रदेश की बारी। और सबसे खास बात है कि जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, वैसे ही मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान है। और मध्य प्रदेश की जो कृषि प्रधानता है, इसको जानने के लिए आपको शहर छोड़कर गांव में जाना पड़ेगा, और ये मोहन यादव की सरकार कर रही है। वो गांव कस्बों में जाके काम कर रही है। मैं बार बार सुर्खी का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि डाटाबेस सेंटर खुल रहा है सुर्खी में, और वहाँ सेंट्रिक्स नाम की ओर से ये डाटाबेस सेंटर बनाया जा रहा है। इसमें लगभग 1700 करोड़ का निवेश हो रहा है, और इसमें शुरुआत में 850 लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार भले कम लोगों को मिले, लेकिन ये डाटा सेंटर है बहुत महत्वपूर्ण, और इसकी महत्ता आज तो नहीं लेकिन आने वाले समय में हमको और आगे जाके मालूम चलेगी। बुंदेलखंड अंचल की बात करें तो निवाड़ी में स्टील निर्माण की शुरुआत हो गई है। उसके अलावा पन्ना में सीमेंट के लिए लोग जानते हैं कि वहाँ पन्ना में सीमेंट में कई सीमेंट की कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं। निमाड़ की हम बात कर चुके हैं, नीमच की बात कर चुके हैं, बहुत विस्तार से रंजन जी ने बता दिया है इस मामले में कि आखिर देश में, राज्य में कहाँ कहाँ हो सकता है। लेकिन मैं ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखने वाले हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह से ज़रूर पूछूंगा कि अभी तक उद्योग की जो बयार थी, जो बहार थी, वो गांव तक महसूस नहीं की गई थी। गांव में रमेश जी सिर्फ ये होता था कि गांव के बेरोजगार लड़के कुछ लिख पढ़ गए तो ठीक है, उनका मंडीदीप चले जाओ, पीथमपुर, इंदौर चले जाओ, इसके अलावा भोपाल में जाके कहीं काम कर लो। तो अब वो जो युवा हैं उनको अपने गांव के आसपास 25-50 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई फैक्ट्री है तो वहाँ जाहिर है कि रोजगार मिलेगा। आपका संबंध चूँकि बुधनी से है, बुधनी तहसील स्तर का प्लेस है, और वहाँ भी कई ऐसी फैक्ट्रियाँ खुली जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। आपकी राय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के इस कदम को कि उद्योग को आप गांव की तरफ लेकर जाएं, कैसा महसूस करते हैं? रमेश जी। रमेश जी से संपर्क कट गया, उसको जोड़ रहे हैं। लेकिन रंजन जी, सीधी सी बात है कि अगर उद्योग गांव की तरफ जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये विकास की सही दिशा है। शहरों तक आने से बेहतर है कि जो गांव के लोग हैं वो गांव में रहें और वहीं पर रहकर वो अपने रोजी रोटी का रास्ता ढूंढ लें और अपने परिवार को वहाँ पालें। सिर्फ गांव में एक कमी उद्योग की थी, बाकी अस्पताल पहुँच रहे हैं, सड़कें वहाँ चली गई, बिजली की व्यवस्था ठीक है। आपका क्या सोचना है? राघव जी, अगर मैं गांव को देखूं, मैं खुद एक गांव से हूं, तो जो सिटी लाइफ है और रूरल लाइफ है, एक वाइड डिस्कनेक्ट दिखता है मुझे, वाइड। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमें रोजगार पाना है तो शहर में ही आना पड़ेगा। गांव में वैसी भी लाइफ स्टाइल, वैसी ही लाइफ स्टाइल बनी हुई है। रोजगार नहीं है या रोजगार है तो बहुत छोटे मोटे हैं, बहुत कम उद्योग धंधे हैं। तो अगर आपको नौकरी करना है तो कस्बे या सिटी में आइए, कोई रोजगार करना बड़ा तो फिर मूव कीजिए। गांव में रह करके आपको चीजें नहीं मिल रही है। उसका दो कारण है राघवन जी। एक तो माइग्रेशन बड़े पैमाने पे हुआ है। जो पैसा है, जो वेल्थ है, अगर मान लीजिए हम एक परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे कोई नौकरी पेशा हमारे हैं, कोई घर में है, नौकरी शहर में ही होगा, कस्बे में होगा, तो पहला काम ये करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सिटी मूव करते हैं। तो जो मेरा वेल्थ है वो शिफ्ट गांव से सिटी में, कस्बे में हो गया, गांव से हट गया।
मैं एक परिवार का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कोई अच्छा किसान अगर है, मैं देखता हूँ, तो पढ़ाई के लिए पहला काम करता है शहर में जो नियरेस्ट सिटी है वहाँ पे कोई मकान लेता है किराए पे, बच्चों को भेजता है, वहाँ पे पढ़ाई करवाता है। तो वेल्थ का एक पार्ट उसके पास गांव में वो रहता है, लेकिन उसका वेल्थ वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो जो जिनको रोजगार चाहिए बिल्कुल उनके लिए वेल्थ क्रिएशन वहाँ पे नहीं हो रहा है, या रोजगार के माध्यम बहुत छोटे मोटे हैं। जी। अगर रमेश एक जी, उद्योग जाता है, जी। उद्योग मतलब कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं है, हाँ। जैसे योगीराज जी कह रहे थे, और बहुत चीजें हैं, मान ली मेडिकल कॉलेज ही खुल रहा है, कोई एजुकेशन का सेंटर खुल रहा है, कुछ और भी चीजें हैं, तो वहाँ पे आसपास केवल ये नहीं कि जो रोजगार जिनको मिल रहा है 1000, ठीक 2000 या 500, 600, हाँ। उसके आसपास जो चीजें जी डेवलप हो रही रंजित जी, हैं, मैं दुकानें लौटूंगा। आ रमेश रही जी हैं, से ट्रांसपोर्ट आ रही संपर्क है। हो गया है, वो असल में गांव में रहते हैं और वहाँ कई बार कनेक्टिविटी कमज़ोर रहती है। रमेश जी, आपका स्वागत है। नौकरी के लिए, रोजगार के लिए गांव खाली हो जाते हैं, क्योंकि गांव का थोड़ा भी लिखा पढ़ा युवक है वो शहर में आता है, थोड़ा स्किल्ड लेबर है वो भी शहर में आ जाती है। तो कई बार रोजगार के चक्कर में गांव खाली हो जाते हैं, और गांव से बहुत बड़ा ऐसा तबका जो समझदार होता है, जो गांव को ठीक रख सकता है, वो रोजगार के चक्कर में गांव छोड़ देता है, और वहाँ सिर्फ बुजुर्ग होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जो शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, सिर्फ अब गांव उन्हीं के अड्डे बनकर रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उद्योग की जो लाइन है वो गांव तक जाएगी, तो गांव के जो लोग रोजगार के लिए शहर आते हैं वो शहर आना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, और फिर वो सुबह अपने काम के लिए जाएंगे और शाम को अपने गांव घर लौटाएंगे। इससे उनका खर्च भी घटेगा और गांव भी बेरौनक नहीं होंगे। आपकी राय? राघवन जी, जहाँ उद्योग होता है ना, तो उसके 100 किलोमीटर के दायरे में एक रोजगार की, कुटीर उद्योग की, छोटे छोटे रोजगारों की, परिवहन संरचना की एक संस्कृति डेवलप हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए भोपाल है, भोपाल में वहां से 100 किलोमीटर के इंदौर तक लोग इंटरसिटी से काम करने आते हैं। तो जनसंख्या का दबाव पड़ता है बड़े शहरों पे, घनत्व बढ़ता है, इससे बड़े शहरों में प्रदूषण की दूसरी हजारों किस्म की समस्याएं पैदा होती, इससे छुटकारा मिलेगा। दूसरी बात ये कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। एक हिस्से में बहुत ज्यादा विकास है और बाकी हिस्से बेकार पड़े हैं। जब इसका विकेंद्रीकृत ढांचा उद्योग धंधों का बनेगा तो इससे यातायात, हवाई यातायात हो, रेल यातायात हो, इसकी सुविधाएं बढ़ेंगी। जब कोई उद्योग बनता है तो उसके आसपास उसमें काम करने वाले छोटे बड़े कर्मचारी, अधिकारियों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए भी बड़े केंद्र बनने लगते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव के लोग हैं वो उनका खर्च कम हो जाता, बहुत ज्यादा कम हो जाता। वो आप अपने काम पे जाते, पढ़ जाते। इससे क्या होता है, एक कार्य संस्कृति विकसित होती। रोजगार के जो सरकारी नौकरी का जो दबाव है, इसके लिए वैकल्पिक रोजगार आपके पास उपलब्ध हो गया तो आपको उसकी चिंता नहीं होती। दूसरी बात यह है कि गांवों में बहुत सारे कुटीर उद्योगों की संभावना है, लेकिन वो अगर जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में बांस का काम होता है, वो बांस का काम लिमिटेड है, लेकिन अगर बड़े उद्योग बनते हैं तो ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग है। वहाँ आने वाले लोग हैं, उनकी जरूरतें पूरी हुई, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है और इनको अपने निचले स्तर पर ही रोजगार मिल जाता है। इसका एक बड़ा पहलू मैं आपको बताऊं अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य में कि भारत इस समय यूरोप के लिए सप्लाई चेन का प्रमुख केंद्र बन गया। मैं आज ही अब उसकी स्टडी कर रहा था। तो अभी भारत, मतलब मोदी सरकार लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बहुत मजबूत कर रहा है। हम उनके नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में मेरी भविष्यवाणी राघवन जी कि अगले 10 सालों में भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए सप्लाई चेन के रूप में बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, और इसके लिए हमें उत्पादन की भी जरूरत होगी और उद्योग धंधों की भी जरूरत होगी। तो अब ये विकेंद्रीकृत ढांचा बना है मध्य प्रदेश में। इसमें रमेश जी एक चीज और है, इंग्लैंड से फ्री ट्रेड का भाई एक उससे एग्रीमेंट होने वाला है। ऐसी भी खबरें, अगर फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट होता है तो भी एक बड़ी सफलता मिलेगी जो भारत के उत्पादन है। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि प्रोडक्शन तो आप कर सकते हैं, आप उसकी पैकेजिंग भी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका जो उत्पादन है वो कहाँ, किस बाजार में जाकर सप्लाई किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें विदेशों के साथ जो आपकी चैन बढ़ रही है, जो संपर्क हो रहा है, वो तो है ही है, लेकिन मार्केटिंग की भी ज़रूरत है, अच्छी पैकेजिंग की भी ज़रूरत है और प्रोडक्शन की भी ज़रूरत है। रमेश जी जल्दी से बात पूरी करें अपनी।
राघवेंद्र जी, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है, ऐसा अछूता बाजार है। आज भी हमारी जो वाहन है वो मैं वीडियोस देखता हूँ अफ्रीकी देशों में चल रहा है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। और जब ये डेवलप होगा, सप्लाई चेन डेवलप होगी, तो अगले 10 सालों में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का जो मार्केट है वो बहुत काम का होगा हमारे लिए। इससे हमारी मध्य प्रदेश की जीडीपी बहुत बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के बहुत ज्यादा विपुल अवसर पैदा होंगे। और रमेश जी, ये अंतिम टिप्पणी के लिए मैं जा रहा हूँ योगीराज जी की तरफ। योगीराज जी, 2.5 लाख करोड़ के निवेश की स्थिति मध्य प्रदेश में आ गई है। मैं आपको 2-3 बातें इसमें जोड़ूंगा कि उज्जैन में जो सम्मेलन था उसमें 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले थे, और इसी तरह ये आंकड़ा जो है वो 2,45,000 करोड़ के आसपास चला गया है। लेकिन सीधी सी बात इसमें यह अंतिम टिप्पणी आपकी कि गांव में जब रोजगार होंगे, फैक्ट्रियां आसपास होंगी, तो वहाँ शिक्षा के केंद्र भी बनेंगे, स्कूल भी होंगे, अस्पताल भी होंगे, और बड़ा खर्चा बच्चों की पढ़ाई के लिए गाँव के लोग शहर में आते हैं, इलाज के लिए शहर में आते हैं, तो वो वहीं आसपास अगर उनको ये चीज़ें मिल गई तो उनके खर्च कम होंगे और शहरों पर जो गांव की आबादी का दबाव है वो घटेगा। आपकी 2-3 वाक्यों में टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। गांव से पलायन करते ही क्यों है? या तो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और चूंकि अब स्वास्थ्य के मामले में भी हर डिस्ट्रिक्ट पर कम से कम एम्स जैसे बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, ये सरकार की योजना है। तो ये एक बड़ी बात है कि आपको यदि मेडिकल फैसिलिटीज आपके गाँव में मिल रही तो बहुत बड़ी आबादी पलायन करने से बच जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार शहरों से निकलकर गांव की तरफ जा रही है और उनके लिए निवेश के लिए पैसा लेने इंग्लैंड तक जा रही है। देश भी बाहर वो जा रहे हैं। अगर उनके इस कदम से सफलता मिलती है तो अगले 5 से 10 साल के बीच मध्य प्रदेश के गांव की हालत औद्योगिक क्रांति की वजह से बेहतर होगी और जीवन स्तर सुधरेगा और लोगों की हालचाल भी ठीक हो जाएंगे। मैं इस चर्चा को यहीं रोक रहा हूँ। रंजन जी, आपका बहुत साधुवाद। रमेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। और योगराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं आज सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।